दुनिया बात करे उनके बारे में या दुनिया उनकी आलोचना करे, लेकिन ये एक हकीकत है कि उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। और यही बात नरेंद्र मोदी के साथ भी इस वक्त सच साबित हो रही है कि वो चाहे मुल्क में हो चाहे विदेश में जाएं, लेकिन जहां जा रहे हैं उन पर ध्यान जा रहा है। राजीव डोगरा साहब, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका स्टाइल है, जैसे हमने ओबामा के बारे में तस्वीरें दिखाई या हमने पुतिन को दिखाया, हम अक्सर देखते आए हैं कि बड़े फ्लैम्बॉयंट से हैं, घुड़सवारी करते दिखते हैं, जूडो करते दिखाई दिए हैं। बराक ओबामा जो हैं वो जाएंगे जहां वह लोगों में मिक्स करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जिस तरह से ड्रम बजा रहे हैं, जिस तरह उन्होंने बांसुरी बजाई, बच्चों के साथ घुले मिले, ये तमाम चीज़ जो है, क्या वो ये दिखा रहा है कि वो अपने आप को एक ग्लोबल लीडर के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं? देखिए, कोई भी कंपैरिजन करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर एक की पर्सनालिटी अलग है। पुतिन की अलग है, ओबामा की कभी पर्सनालिटी होती थी, आजकल क्वेश्चन उठा रहे हैं कि पर्सनालिटी है भी या नहीं। चीन के स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। मोदी साहब अभी 3 महीने ही हुए आए हैं, पर मेरे को अगर कोई कंपैरिजन करना है तो गालिब का ख्याल आता है। गालिब ने कहा था कि अंदाज़े बयां उनका अलग है। तो मोदी साहब का अभी 3 महीने में अंदाज भी खूब है और बयां भी खूबसूरत है। आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर अभी तक उन्होंने सब कुछ वो किया है जो किसी अच्छे प्रभावशाली लीडर को करना चाहिए, जो इंडिया की इमेज को एक नया रूप देना चाहिए। शशांक, जो प्रभावशाली लीडर को करना चाहिए वैसा मोदी कर रहे हैं, तो इसलिए ये सवाल उठता है, खासकर उनके 4 विदेश दौरों के बाद, कि जिस तरह का सक्सेसफुल दौरा रहा या जैसे उन्होंने अपने हक में फैसले कराए या जिस तरह की स्टाइल उनकी दिखी और जहां जा रहे हैं लोगों की भीड़ लग रही है उनसे मिलने के लिए, तो क्या वो एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहे हैं? बेशक वो उभर भी रहे हैं और उभरना चाहिए भी, क्योंकि वो बड़े नेचुरल पर्सन हैं, उनकी पर्सनैलिटी। और इसके अलावा जो है वो ग्रास रूट्स के लोगों से जो है मिलते रहे हैं हमेशा से। ऐसा लगता है कि वो आम जनता में से ही निकल कर आए हैं। अब ये बात और है कि जब वो गुजरात में गए थे तो पहले शुरू के 3 महीने के अंदर वहाँ पे किस तरह के हालात बन गए थे। अब ये है कि अब 3 महीने के अंदर जो है सबके सब लोग भूलने की कोशिश कर रहे हैं। आप बराक ओबामा से पूछिए, आप उनसे टोनी एबर्ट से पूछिए, वो कहते हैं नहीं, वो सब भूल जाइए, सब पुरानी बातें हो गई। अब ये मोदी साहब बहुत बड़े नेता हैं, हम उनके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है। इसलिए भी है क्योंकि जो मुल्क के वो, अगर आप कहते हैं कि कोई भी ग्रेट लीडर विदाउट अ ग्रेट कंट्री नहीं हो सकता, चूंकि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को नजरअंदाज करने का दौर नहीं है, हर कोई हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाए। क्या ये भी एक वजह है इसकी? ये वजह हो चुकी है इस बार, क्योंकि चीन इतनी तेजी से आगे बढ़ा तो उसमें और एशिया के मुल्कों को शुरू में बहुत खुशी हुई। अब जब से उन्होंने अपना जो है जरा बाजुएं फड़कानी शुरू करी हैं, थोड़ा दबाव डालना शुरू करा और छोटे देशों के ऊपर और बड़ों पे भी, जापान वगैरह पे, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई और ऐसा देश जहाँ की बड़ी आबादी हो, बड़े जनता हो, आगे उभरती हुई आर्थिक शक्ति हो, तो वो भारत में सब चीज़ें मौजूद हैं। तो एक ऐसा नेता भी निकल कर आ गया ऐसे समय पर जो कि विदेश नीति में आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत टाइमली हुआ है कि समय पर जब भारत को जो है सब लोग कोशिश कर रहे थे कि भारत इस समय क्या रास्ता आगे दिखाएगा एशिया को और विश्व को, तो मोदी साहब उस समय ठीक समय पर उभर कर आ गए। साहब, आपको ये लगता है, जो शशांक साहब बात कर रहे हैं कि दुनिया जो है वो भारत की तरफ नज़र तो उठाई हुई थी ही, लेकिन मोदी साहब जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरे हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी वजह से शायद फॉरेन पॉलिसी में, विदेश नीति में एक नई ऊर्जा आ गई है और वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। उनकी शख्सियत का असर है, ये मानते हैं आप? देखिए नमा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, देश बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपने बताया कि मैं एम्बेसडर रहा हूँ। एक छोटा सा मुल्क है तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशिया में। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है गुरबानगुली बर्दी मोहम्मदेव। उनके अंदर वो तमाम क्वालिटीज़ मैं देखता हूँ जो यहाँ मोदी जी दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता, इसलिए कि वो देश बहुत छोटा है और उस पर ज़्यादा तवज्जो किसी की नहीं है। मैं समझता हूँ जब वो आदमी प्रेसिडेंट बनता है या प्राइम मिनिस्टर बनता है किसी भी देश का, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खुसूसियात होती हैं
जिसकी वजह से वो वहां तक पहुंचता लेकिन फिर क्या वजह है कि आप इसके पहले मनमोहन सिंह भी थे, जाहिर है कि मनमोहन सिंह जी ने भी वो तमाम विदेश दौरों पर गए और उनको किसी ने रोका नहीं था इस चीज़ से कि वो इतने पॉपुलर हों या दुनिया भर को अपने फेवर में करें। बहुत हद तक उन्हें कामयाबी मिली थी, पर जिस तरह की शोहरत नरेंद्र मोदी को मिल रही है, जो एक बज़ है उनके अराउंड, उसको आप मानते हैं कि उनकी शख्सियत का असर है कुछ? देखिए, मैं अभी डोगरा साहब ने जैसे पहली बार कहा, सबसे पहले उन्होंने एक बात कही कि सब लोगों की शख्सियत अलग अलग उनका होती है। मोदी का अंदाजे बयां अलग है। सब वही कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां, और ये है पूरा मिसरा जो सुनाना चाहते थे जी। तो मोदी जी, लेकिन आपने अपने शुरू के जब आपने इंट्रोडक्शन कराया तो एक बड़ी खास बात कही थी जी। कि उनके विरोधी कहते हैं कि उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मैं भी ये बात मानता हूँ कि उनसे बड़ा इवेंट मैनेजर पॉलिटिक्स में पिछले 20 साल में कोई नहीं आया। उससे पहले बहुत से लोग आए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये सब चीज़ें नहीं थी। जिस तरह से उन्होंने अपने कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया था, उसने ही ये बात साबित कर दी थी कि ही इज़ अ गुड इवेंट मैनेजर, और उसको आगे लेकर के वो चल रहे हैं। और आप ये समझ लीजिए, इस पर जरूर जवाब देना चाहेंगे। मनमोहन सिंह जी बहुत काबिल व्यक्ति थे, मैं उनकी काबिलियत पर शक नहीं करता, लेकिन ना वो पार्टी के नेता थे ना सरकार के नेता रहे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो व्यक्ति ना पार्टी का नेता हो, ना सरकार का नेता हो, ना जनता का नेता हो, तो उसे दुनिया कैसे स्वीकार करेगी। मोदी जी का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इवेंट आप कहिए जो भी कहिए, एक तो जनता ने उन्हें अपने नेता के रूप में स्वीकार किया, नंबर 1। दूसरा, वो सरकार के नेता हैं, और नंबर 3 वो पार्टी के भी नेता हैं जो कि इस वक्त सत्ता में है। तो मोदी जी के हाथ बहुत मजबूत हैं हर तरफ से। इसलिए दुनिया का विश्वास है कि जो मोदी निर्णय करेंगे, जो नरेंद्र मोदी की सरकार फैसला करेगी, वो फैसला जो है उस लागू भी होगा और उसे लोग स्वीकार भी शायद सिद्दीकी, आप मानते हैं कि ये जो मोदी जी के हक में बातें जा रही हैं, वो इसलिए भी है कि उनके इर्द गिर्द एक विश्वास है, एक ट्रस्ट है, दुनिया का भरोसा है, और कहते हैं विश्वास से दुनिया जीती जा सकती है। तो जो तमाम बड़े नेता हैं वो उन पर ये भरोसा कर रहे हैं कि उनके पास एक फुल मैंडेट है। जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें हमेशा बाहर के देश ये देखते हैं कि जो आपके देश का नेता है उसके पास फैसले लेने की जो है क्षमता है कि नहीं, क्या वो अथॉरिटी है कि नहीं। जब उसके साथ आप बैठकर कोई 1 to 1 बात कर रहे हैं तो वो फैसला लेने के बाद घर जाके पूछेगा कि मैं इस पे करूं कि ना करूं, ये है कि नहीं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर फोकस जो है वो एशिया के ऊपर ले आए हैं। और ये एक बहुत बड़ी गलती पिछले 10 साल से हो रही थी कि हमारा सारा फोकस जो है वो अमेरिका की तरफ था, वेस्ट की तरफ था। वेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो भविष्य है, और अगर आप एमर्ज करेंगे, पंडित नेहरू भी एशिया के लीडर बन के एमर्ज किए थे, तो दुनिया ने उन्हें पहचाना था, और उस वक्त एक हमारी हिंदुस्तान ने अपनी एक जगह बनाई थी। इंदिरा गांधी भी किसी हद तक एशिया की लीडर बन के एमर्ज की थी, और नरेंद्र मोदी ने वापस फोकस लिया है। जितने भी उनके ट्रिप हो रहे हैं, आप देखेंगे सार्क, एक मनमोहन सिंह जी 10 साल में किसी सार्क कंट्री में बायलैटरल विजिट पे नहीं गए, जो बड़ी एक मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी कमजोरी और बहुत बड़ी खराबी थी। क्योंकि हिंदुस्तान, आप जब अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में आप महत्वपूर्ण नहीं है तो बाकी दुनिया पे आप महत्वपूर्ण कैसे हो सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ इस पे मत जाइए मार्केटिंग पे या उनके कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी पे, बल्कि इस पे भी जाइए कि उनका जो फोकस है, उनका जो प्रायोरिटी है वो बिल्कुल ठीक है, उनकी फॉरेन पॉलिसी का डायरेक्शन ठीक है। पूरा चूंकि सबका समर्थन लगता है प्राप्त है एक्सेप्ट फॉर द ऑपोजिशन, तो ऐसे में वो लगता है कि वो कोशिश करें कि जो भी पॉसिबिलिटीज भारत के उभरने के लिए हैं उनको पूरे तरीके से पूरा करा जाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक ऐसा एग्जाम्पल दें कि हम पड़ोसी देशों के साथ क्या चाहते हैं, लड़ाई चाहते हैं सबके साथ या सबके साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं। तो वो मोदी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से पेश कर दिया कि हम सबके साथ में मिलकर रहना चाहते हैं। साहब, मोदी साहब जिस तरह से फोकस, जो बात हो रही है कि फॉरेन पॉलिसी का फोकस जो है वो उन्होंने दुरुस्त किया कि कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, और अपने पड़ोसियों को मजबूत करने के लिए दूसरे की एशिया पे फोकस ले आए, जैसा शाहिद सिद्दीकी साहब कह रहे हैं। ब्रिक्स बैंक जो बना, उसमें भी उन्होंने ये इंश्योर किया कि जो पहला अध्यक्ष है वो भारत से आए, उसमें उन्होंने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया उसके नाम में, तमाम चीज़ों में। तो वो अपने आप को उस स्तर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये बात आप मानेंगे कि फॉरेन पॉलिसी में जो है वो एक नई एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। देखिए, नई एनर्जी की बात नहीं है। अभी आपने ब्रिक्स की बात की, मैं आपको ये बताऊं कि जब पार्लियामेंट के अंदर ये कहा गया कि जो कुछ इस वक्त इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में चल रहा है उस पर एक रेजोल्यूशन होना चाहिए, तो सरकार ने मना कर दिया। लेकिन ब्रिक्स में जब 5 देशों का मामला आया तो हमने उस पर साइन किए, उसी रेजोल्यूशन के ऊपर। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे आगे लोग झुक गए, हम खुद जाकर झुके हैं वहाँ पर। तो ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए। आपने मिसाल दी अभी नेपाल की, भूटान की, जापान की।
पाकिस्तान की भी तो मिसाल देना चाहिए। हमने हाथ बढ़ाया था, वहाँ से हमको ठीक रिस्पांस नहीं मिला, उसके बाद हमने एक सख्त मैसेज दिया है, लेकिन हम उसे कामयाब तो नहीं कह सकते। दूसरा, मैं आगे चल करके कहता हूँ कि आज की जो राजनीति है वो सिर्फ पॉलिटिकल राजनीति नहीं होती है, डिप्लोमेसी जो है सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि हमारी पूरी जो डिप्लोमेसी है आज उसका आधार जो है वो इकोनॉमिक्स हो गई है। जो तमाम देश दुनिया के ये देखते हैं कि हमारे रिश्ते, हमारा कारोबार उस मुल्क से कैसा है जहाँ का प्रधान हमारे यहाँ आ रहा है या हमारा प्रधान वहाँ जा रहा है। तो अभी हमको और बहुत से चैलेंजेस हैं। देखिए, हम 70% तेल किन मुल्कों से लेते हैं? क्या वहीं का कोई विजिट अभी तक हुआ है? जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी ज़रूरत है ऑयल की, उसके ऊपर भी एक फोकस है या नहीं है? ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। उसके अलावा आपको मैं अभी बता दूं, जापान जापान में उन्होंने कुछ अच्छा किया या नहीं किया? आप मानते हैं जापान से वो 2,10,000 करोड़ का निवेश यहाँ लाए हैं, वो बुलेट ट्रेन चलने की बात है, जापान उसी पर आ रहा था, लेकिन हमने वहां पर देंगे आप? लेकिन उसी जापान के अंदर हम जो न्यूक्लियर डील करना चाहते थे, जो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी थी उस वक्त, वो हम नहीं कर पाए। ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने फिर बात आगे बढ़ाई। देखिए, ऑस्ट्रेलिया वाला भी आपको बता दूं, पिछले 2 साल पहले ये सब तय हो चुका था। और मैं ये नहीं कहूंगा पिछली सरकारें करके जाती हैं, अगले आने वाली सरकारें फीता काटती हैं। क्या फीता काट रहे मोदी साहब? 3 महीने में फीते जो काटे वो सब पिछली सरकारों ने काम के फीते काटे। मुख्तार अब्बास नकवी, क्या फीता काट रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब? आप लोगों ने, इन लोगों ने इतनी मेहनत की, अब आप आके वाहवाही लूट रहे हैं। मोदी जी जितने जनधन योजना शुरू की तो कहते हैं साहब ये हमारी योजना थी, इन्होंने शुरू कर दी। फिर अब कह रहे हैं कि जो विदेश में गए और विदेश में जा कर के इस सरकार की आर्थिक जो नीतियां हैं उसकी जो कामयाबी हुई है और पूरी दुनिया भारत की तरफ विश्वास के साथ देख रही है, उसको भी कहते हैं हमारी नीति। अरे भाई, तो आपने वो नीतियां 10 साल में कहाँ रखी हुई थी जो अब हमें दिखाई पड़ रही है और हम आगे दिलीप चरिन इसमें शामिल करना चाहती हूँ कि आप बार बार कह रहे हैं कि मैनेजमेंट का खेल है पूरा और उनकी पब्लिसिटी बहुत है, वो मार्केटिंग मैनेजर अच्छे हैं। आपको लगता है कि ये मार्केटिंग है, सिर्फ स्टाइल है, या सब्सटेंस भी कुछ है? अगर वो ट्विटर को इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, वो जमाना है, वो फोकस कर रहे हैं, यूथ पे भी किया उन्होंने, तो उसमें गलत क्या है? किसने, राहुल गांधी को किसने रोका था इस्तेमाल करने से कि ट्विटर आप इस्तेमाल न करें? वो क्यों नहीं जनता से संवाद करते हैं? देखिए, उनका मैनेजमेंट, इमेज मैनेजमेंट जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इस स्टैंडर्ड का जो पॉलिटिकल इमेज मैनेजमेंट जो है अभी तक हमने इंडिया में भी नहीं देखा और बाहर देशों में भी नहीं देखा है। ये जो लेवल है और उनका जो कमिटमेंट पे है उस पे, वो भी नरेंद्र मोदी जी का जो खुद का टाइम जो स्पेंड करते हैं, खुद के पास जो लोग टीम में काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ के काम करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब ऑडियंस जो है वो यंग जनरेशन के ऑडियंस है, वो इसी तरह से ही कनेक्ट करते हैं। पर मुझे लग रहा है कि आप सब लोगों के सोच में ये है कि ये मार्केटिंग या इमेज से ही वो काम चला रहे हैं। मेरे ख्याल में इमेज तभी यूजफुल है और हम इमेज मैनेजमेंट तभी इस्तेमाल करते हैं जहां आपका एक लक्ष्य होता है। नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य एक ही है कि भारत का डेवलपमेंट और भारत में इन्वेस्टमेंट। ब्रिक्स का मैसेज ले लीजिए, नेपाल में मैसेज ले लीजिए, जापान में मैसेज ले लीजिए, ये सारे जगह उनका एक ही लक्ष्य है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें और यहाँ से जो हमें जो एनर्जी की बात आपने जो किया, हमें जो इस वक्त डिपेंडेंस है अरब नेशंस के ऊपर जो ऑयल के हैं, उसके लिए ही उन्होंने जाके हाइडल प्रोजेक्ट्स के जो डिपेंडेंस बढ़ाने का कोशिश किया नेपाल और भूटान के साथ। मेरे ख्याल में ये एक प्लान है उनका कि हमें जो डिप्लोमेसी से जो फ्रूट्स मिलना है, इमेज से तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जो युवा के साथ जो मिलेंगे, पर इकोनॉमिक जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि वो काम कम और पब्लिसिटी ज़्यादा करते हैं और मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या जो दिलीप चरिन ने कहा कि जिस स्तर की उनकी मैनेजमेंट है उनका, वो देखा नहीं गया, आप मानते हैं कि इसका उनको बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है? जो उनके आलोचक आरोप लगाते हैं कि दरअसल इसी का उनको ज्यादा फायदा मिल रहा है। देखिए, फायदा ये इनिशियली मिलता है, पहले 2-4 महीने मिलता है। अगर आप डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो वही आपके लिए मुसीबत बन जाता है। मार्केटिंग में भी अगर प्रोडक्ट खराब है तो उसको आप मार्केट नहीं कर सकते। अगर मार्केटिंग ज्यादा है तो एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा हो जाती है। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत बढ़िया माल है। अगर आपने उस साबुन को इस तरह से बेचा है कि वो हेमा मालिनी का रंग जो है उसकी वजह से ही चल रहा है, जवानी उसी वजह से कायम है, तो उसके बाद जब वो इस्तेमाल करता है उसे पता लगता है कि मेरा रंग पे फर्क नहीं आया, तो वहां पे आपका माल बिकना बंद हो जाता है।
जी। तो मोदी जी इस बात का एहसास है मोदी जी को। मुझे लग रहा है कि वो, मैंने जैसा शुरू में कहा था कि उनका फोकस बहुत बदला हुआ है और फॉरेन पॉलिसी को किस डायरेक्शन में ले जाना है। और जो अफजल साहब ने बात कही, मैं पूरी तरह सहमत हूं इनसे कि आज की तारीख में इकोनॉमिक्स डिटरमिन्स योर फॉरेन पॉलिसी। तो आज, और मोदी जी इस बात के बड़े साफ तरीके से, उनकी सारी फॉरेन पॉलिसी का जो फोकस है वो इकोनॉमिक्स है। आपको क्या फायदा होगा हमसे दोस्ती करके, हमको क्या फायदा होगा दोस्ती करके। ये दोस्ती इसलिए नहीं हो रही कि हमारे 1000 साल पहले हम एक दूसरे से मिलते थे, ये भगवत गीता हम पढ़ते हैं। मैं वेणुगोपाल दूत को शामिल करना चाहती हूँ उसमें। हमारे साथ मुंबई से जुड़े वेणुगोपाल दूत और वो प्रेसिडेंट है वीडियोकॉन के। एक बार मैं उनके पास चली जाऊं कि जो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है वेणुगोपाल जी, कि पूरी फॉरेन पॉलिसी नरेंद्र मोदी जी की जो है वो इकोनॉमिक्स पर निर्भर है, कारोबार पर निर्भर है। उन्होंने खुद कहा कि मैं तो गुजरात का बिजनेसमैन हूं, क्या किसको किससे फायदा हो सकता है मैं ये देखता हूं। तो आप जो हैं वो, आप प्रेसिडेंट है वीडियोकॉन, कितनी बड़ी कंपनी की, आपको क्या अच्छा लगता है नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में? आपको लग रहा है कि तमाम जो विदेशी जर्नल्स हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, बड़े बड़े दूसरे अखबार हैं, वो उनके फॉरेन पॉलिसी की चर्चा कर रहे हैं, क्यों? मेरी एक गुजरात में बहुत बड़ी फैक्ट्री है और 15-20 साल से मैं मोदी जी को मिलते आ रहा हूँ और उनका सिर्फ यही कहना है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ उस समय वो गुजरात में लेके आओ, ऐसा उनका नारा था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, उससे लोगों को काम मिलता है, यही उनका कहना था। तो देखिए, जब देश रिलेशन रखते हैं आजकल एक दूसरे से, तो इकोनॉमिक के कारण ही सबसे ज्यादा रिलेशन होता है। और अब इकोनॉमिकल रिलेशन रखना मतलब किन से रखना चाहिए? तो एक तो अपने नियर बाय जो कंट्रीज है उनके साथ, और दूसरा है G7 कंट्रीज में सबसे अच्छे रहना। G7 कंट्रीज में सबसे बड़ा है यूएस, वहाँ पे जा रहे हैं मोदी जी। उसके पहले वो जापान जाके आए। जापान में जो उन्होंने चमत्कार किया, अपनी इंडियन संस्कृति का जो वहाँ पे उन्होंने बताया, प्रचार किया, और ये भी कहा कि वो लोग यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, और 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी लेके आ गए। बुलेट ट्रेन भी यहाँ पे आ रही है। तो इस प्रकार से तो आप इस इन्वेस्टमेंट 2,10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और बुलेट ट्रेन से बहुत खुश हैं? आपको लगता है कि इससे भारत का काफी भला होगा? ये तो शुरुआत है। हाँ। अगर आप, उन्होंने, मोदी जी ने पहले ही कहा कि 2020 देखिए, और 2020 तक 2 लाख क्या 20 लाख करोड़ भी आ सकते हैं। जापान के पास इतना पैसा है। तो हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले भी सुना, कहते हुए कि ये सब जो है वो बाजार का खेल है, ये इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी का खेल है, आप ये मानते हैं? और अगर है तो फिर इसके पहले की सरकार क्यों नहीं भारत की इकोनॉमी जो है उसको, उसकी वजह से आप रिश्ते दूसरे देशों से इस तरह से क्यों नहीं सुधार पाए? क्या आप मान रहे जापान में उन्होंने महान काम किया? मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो फर्क है, सारी दुनिया मोदी जी को पहले भी जानती थी और बहुत से दूसरे नेताओं को शायद दुनिया उतना नहीं जानती थी। ये अलग बात है कि वो जानने की वजह दूसरी थी। 2002 था जी, जिसकी वजह से वो ग्लोबल लीडर पहले से थे। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी, इतने बड़े धब्बे के साथ अब वो अपने इमेज को इतना बदल कैसे पाए? बदल रहे हैं जी, तो दुनिया तवज्जो दे रही है और ये बिल्कुल नेचुरल है। इसको मैं भारत की भी ग्रेटनेस मानता हूँ कि उनकी चूंकि एक पर्सनालिटी, हर शख्स की पर्सनालिटी अलग होती है, उनका एक तरीका कार है। जिस तरह, जैसे मैं उनकी एक बात को अप्रिशिएट करता हूं हमेशा कि वो अपने माजी को कभी नहीं भूलते। हमारे यहाँ जब लोग किसी जगह पहुंच जाते हैं तो अपना माजी भूल जाते हैं। वो लोगों को उत्साहित करने की कोशिश नहीं करते कि अगर मैं जमीन से उठकर यहाँ तक आया हूँ तो ये जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं इनमें हर बच्चा इस काबिल है कि कल प्रधानमंत्री बन सकता है। ये जो कनेक्ट करते हैं वो, ये एक उनकी खूबी है जिसने उनको लोगों के अंदर जगह। वो आज 125 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस 125 में उनको मैंडेट सिर्फ 31% का मिला था। 79% लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया था। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, ये अलग बात है। ये अलग बात है कि डिवीजन ऑफ वोट की वजह से बाकी सब पीछे चले गए और वो आगे आ गए। लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में यही तरीका होता है। एक बार जब प्रधानमंत्री हो गए तो नकवी साहब के भी प्रधानमंत्री हैं और मीम अफजल के भी और डोगरा साहब के भी और शाहिद सिद्दीकी साहब के भी। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो देश का नाम बड़ा होगा, और अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो देश का नाम बड़ा नहीं होगा। लेकिन 3 मुल्कों के 4 मुल्कों के दौरों के बाद तो ग्लोबल लीडर तो जब बनेंगे वो जब 10-20-25 मुल्कों में का दौरा करेंगे, 10-20-25 मुल्कों से लोग यहाँ आएंगे, हम उनको असेस करेंगे। भूटान जब वो गए तो वहां परंपरा तोड़ के भूटान की संसद में तालियां बजी उनके लिए। कहा जाता है कि वहां तालियां बजाई नहीं जाती हैं, ये एक बुरी चीज मानी जाती है, पर उनके लिए ताली बजी। नेपाल की संसद में उन्होंने भाषण दिया। पहले
नेता थे दूसरे मुल्क के जिन्होंने भाषण दिया। देखिए, जापान में इलेक्शनी तकरीर पर सब जगह ताली बज जाती है, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो। आप इलेक्शनी तकरीर करिए, अगर डिप्लोमेटिक तकरीर करते तो शायद कोई ताली ना बजती। शायद सीधे यह मानते हैं कि वो इलेक्शनी तकरीर करते हैं, वो लोगों से जिस तरह से कनेक्ट करते हैं वो डिप्लोमेटिक बात नहीं होती, वो एक पर्सन टू पर्सन कनेक्ट जो कि उनकी बड़ी खूबी है, शायद वो वैसे करते हैं इसलिए तालियां बजती हैं। कुदरती सलाहियत होती है, खुदा की देन होती है। मनमोहन सिंह जी भी बहुत नीचे से, बहुत गरीब गांव से, बहुत गरीब परिवार से उठकर आए थे, लेकिन वो कभी अपने को प्रोजेक्ट नहीं कर पाए और कनेक्ट नहीं कर पाए उस गरीब के साथ जो इस देश की मेजॉरिटी है। मोदी जी ने उस गरीब के साथ अपने को जोड़ने में कामयाब हुए, और उसी से नहीं, वो जापान जाते हैं तो जापान में भी आम आदमी के साथ, आम व्यक्ति के साथ जोड़ लेते हैं अपने को। वो नेपाल जाते हैं तो नेपाल की जो नाराजगियां हैं, वहां जो वहां के माओवादी हैं जो बहुत विरोध करते हैं भारत का, उनके साथ भी उनका फौरन जो है अच्छा रिश्ता बन जाता है। तो ये एक सलाहियत है और इसको मानना चाहिए अफजल साहब को भी। और ये मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं कि 31% के उनके साथ थे और बाकी ने उनके विरोध में नहीं दिया। ये लोकतंत्र की आप जो है समझ नहीं रहे, लोकतंत्र में होता यही है। और भारत जैसे लोकतंत्र में 31% 35% वोट मिलना बड़ी बात है, और वो वोट लेकर आप पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी फितरत ये भी है कि कोई हाथ मिला रहा है तो शायद वो गले मिल जाते हैं, क्योंकि शिंजो आबे से वो गले मिले और मनमोहन सिंह जी जो है वो हाथ मिला के रुक गए। गरम जोशी है वो देखिए, उनका जो स्टाइल है वो प्रेसिडेंशियल स्टाइल है। उन्होंने पूरा इलेक्शन भी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं लड़ा, एक प्रेसिडेंट के रूप में लड़ा। ये 500 सारी सीटों पर एक नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़ रहे थे लोकसभा की सीटों पर, और आज उनका जो ग्लोबल भी जो उनका अप्रोच है वो ऐसा है जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट का होता है। यानी कि ये बात हम मान लें दिलीप चरण से आपकी, खतरा भी है उनके जो है ऑटोक्रेटिक होने का भी खतरा है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ऑटोक्रेटिक होने का खतरा है, ये उन पर बहुत आरोप आ रहे हैं बार बार कि वो बहुत ऑटोक्रेटिक है, बड़े डिक्टेटोरियल है। मैं आप पर आ रही थी पर मैं मुख्तार अब्बास नकवी से इस पर कमेंट चाहूंगी, क्योंकि ये उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म बहुत है कि वो बिल्कुल आज़ादी नहीं देते किसी को सांस लेने की। उनका जो फैसला होगा वही होगा, पार्टी वन मैन शो है कंप्लीटली। उनके नेतृत्व के प्रति जो लोगों में विश्वास है, जो यकीन बनना है भारत में भी और पूरी दुनिया में भी, ये बहुत जरूरी था। एक कहावत, एक शेर है ना कि लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। तो जब एक शख्स के हाथों में सरकार की बागडोर और देश की बागडोर नहीं होती, तो इससे पहले जो कुछ होता रहा, एक प्राइम मिनिस्टर तो दूसरा सुपर प्राइम मिनिस्टर तो तीसरा डुपर प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं है। इसलिए आज मुल्क भी विश्वास कर रहा है, और इसलिए जो है आज जो है वो तेजी के साथ विकास की गाड़ी सरपट दौड़ने लगी है। उसका एक रीजन है कि मोदी जी के अंदर विकास के लिए ललक है और ईमानदारी है और निर्णय करने की क्षमता है और मैंडेट है, दोनों।